हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दरोगा मुख्य परीक्षा 2023 के दिए गए चैप्टरों में हम लोग 8 चैप्टर देख चुके हैं। 9वां चैप्टर आज देखेंगे। चैप्टर है जलवायु परिवर्तन, जलवायु संरक्षण और COP27 सम्मेलन। इसके अंतर्गत बनने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक और अंत में इस पर बनने वाले वैकल्पिक प्रश्नों को भी देखते चलेंगे। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए बिना देरी किए देखते हैं। पहला हेडिंग है जैव विविधता एवं उसका संरक्षण। इसमें देखेंगे किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। 1992 में रियो डी जनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता शब्द को परिभाषित किया गया था। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाल्टर जी रोजेन द्वारा 1985 में किया गया था। तो इसमें आपको देखना है कि जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो वाल्टर जी रोजेन। और कब किया था, 1985 में। ये हो गया। अब देखते हैं जैव विविधता संरक्षण के कितने प्रकार होते हैं। तो इसमें हम लोग चार्ट के रूप में देख रहे हैं। जैव विविधता संरक्षण दो तरह के होते हैं, दो प्रकार से। वो है स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण। इसमें एग्जाम्पल के रूप में एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन स्वस्थानीय संरक्षण का एग्जाम्पल है। ठीक, तो उसमें आप देखेंगे तो इसमें राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभयारण्य है और जैव मंडल आगार है। उसके बाद पवित्र उपवन झीलें हैं एवं समुदाय आगार संरक्षण आगार हैं। तो इनके ज़रूर नाम जो है वो रट डालिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ देता है कि स्वस्थानीय का बाह्य स्थानीय का मिक्स करके पूछ देगा। कहने का मतलब कि अगर स्वस्थानीय का 3 दिया है और एक क्या करेगा, बाह्य स्थानीय का दे देगा। पूछेगा बताइए कौन सा स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण नहीं है या इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, चलिए ये हो गया स्वस्थानीय का। अब देखते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण में कौन कौन आएंगे। तो वो आएंगे आपके जीन बैंक, बीज बैंक, निम्न तापीय संरक्षण, उसके बाद वनस्पति उद्यान, वृक्ष उद्यान, उसके बाद जंतु उद्यान, चिड़ियाघर। ठीक है, ये सब सारे आएंगे बाह्य स्थानीय संरक्षण में। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से आप लोग इसका PDF लेके पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। अब आ गया भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे, तो ये भी एग्जाम में पूछता है। ठीक, तो इसमें आप हिमालय क्षेत्र को देख लीजिएगा, उसके बाद पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका क्षेत्र को, और इंडो बर्मा क्षेत्र को, और सुंडालैंड जिनको ट्रिनकेट सहित नानकाउरी द्वीप समूह, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है। यानी एग्जाम में इसको भी पूछ देता है कि भारत में जैव विविधता स्पॉट क्षेत्र कौन सा है या नहीं है। तो इन चारों को जो दिया गए हैं उनको आप जब याद कर लोगे तो वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होगा और वहाँ पे आसानी से जो बहुविकल्पी प्रश्नों में दिया रहेगा ऑप्शन में उसको सही कर पाओगे। ठीक है, ज़्यादा हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका क्षेत्र कई तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आ गया रामसर कन्वेंशन। इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे इसका मुख्यालय कहाँ है। तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद हस्ताक्षरित जब हुआ था वो 2 फरवरी 1971 को हुआ था। विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। और रामसर जो है ईरान में अवस्थित एक नगर है और भारत के 75 स्थल इसमें क्या है, शामिल है। और आर्द्रभूमियों के संरक्षण से संबंधित हम लोग बात कर रहे हैं रामसर कन्वेंशन की। आगे देखते हैं क्या है। आगे जो हेडिंग है वो है हरित गृह प्रवाह एवं जलवायु परिवर्तन। इसके अंतर्गत ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैस से उस ग्रह उपग्रह के वातावरण के ताप को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती है। जोसेफ फोरियर ने 1824 ईस्वी में ग्रीन हाउस या हरित गृह गैसों की संकल्पना की थी। आगे है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, यानी इसमें ग्रीन हाउस गैस जो प्रमुख होती हैं उनको हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसमें आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो 0.1 से 4% तक है। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड आता है इसमें। उसके बाद जलवाष्प आता है। ये सभी क्या हैं, प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ये 3 हो गए। उसके बाद हैं ओजोन है आपका 3 से 7% पाया जाता है। ठीक, और वहीं पे मीथेन है वो 4 से 9%
पाए जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 26% पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हैं प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें। ये भी एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन कौन से हैं या कौन सा नहीं है, तो एक 8 दे देगा, उसमें पूछेगा। चलिए आगे देखते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव में वायुमंडलीय गैसों द्वारा अवरुद्ध विकिरण को अवशोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। वर्ष 2020 के आंकड़े के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाले देशों में चीन के साथ 28% पहले, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 15% दूसरे स्थान पे, भारत के 7% के साथ तीसरे स्थान पर, रूस 5% के साथ चौथे स्थान पर और जापान 3% के साथ 5वें स्थान पे है। भूटान को कार्बन नेगेटिव देश माना गया है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे है आपके भूमंडलीय उष्णता के प्रभाव जो हैं, सकारात्मक प्रभाव में क्या क्या आएंगे, तो वो है बादलों में वृद्धि, पौधों द्वारा जल उपयोग क्षमता की वृद्धि, अधिक मात्रा में प्रकाश संश्लेषण। उसके बाद आएगा नकारात्मक प्रभाव, इसमें फसल उत्पादकता में कमी, जैव विविधता में कमी, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, बाढ़, सूखा, समुद्र के स्तर में वृद्धि, तटीय प्रदेशों का डूबना। उसके बाद है ग्लेशियर का पिघलना, नदियों का जल स्तर बढ़ना, तापमान में वृद्धि, पौधों में रोगों की वृद्धि, स्कैंडिनेविया द्वीप के अनेक देशों के काफ़ी तट समुद्र में समाहित हो गए हैं, समय से पूर्व आमों में बौर आ जाना। तो ये क्या है, इसके उस भूमंडलीय उष्णता के प्रभाव हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब आ गया अम्लीय वर्षा कराने वाली गैसें जो हैं वो कौन कौन सी हैं, तो है आपके कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ये हैं इसके अम्लीय वर्षा कराने वाले गैस। ये भी एग्जाम में पूछ लेता है कि अम्लीय वर्षा कराने वाले गैसों में कौन कौन हैं, तो ये आप लोग यहाँ देख लीजिए। अब देखेंगे इनके प्रभाव। तो इनके प्रभाव जो हैं वो त्वचा पर फफोले पड़ना, ताजमहल के रंग में परिवर्तन। तो सल्फर डाइऑक्साइड पूछता है किस गैस के कारण ताजमहल का रंग बदल रहा है, तो आप बताओगे सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, कि क्या है कारण है, और जलीय जीव जंतुओं को नुकसान। ये तीनों प्रभाव पड़ रहे हैं अम्लीय वर्षा होने वाली गैसों से। चलिए आगे है कृत्रिम वर्षा में देखेंगे हम लोग। तो कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड गर्म वर्षी बादल है, और दूसरा है शुष्क बर्फ ठोस CO2 एल्किल हैलाइड शीतवर्षी बादल। ठीक है, तो ये भी एक कृत्रिम वर्षा से कौन संबंधित है, तो आप सिल्वर आयोडाइड को क्लिक करोगे। चलिए आगे देखते हैं ओजोन क्षरण। इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, ओजोन परत। इसमें ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल में समताप मंडल के अंतर्गत प्राकृतिक ओजोन गैस की एक मेखला है जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा के लिए कवच का कार्य करती है। ओजोन एक प्राकृतिक गैस है जिसका रासायनिक गुण O3 है। ओजोन का अधिकांश भाग 90% समताप मंडल की निचली परत में 15 से 30 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। क्षोभमंडल में ओजोन का शेष भाग 10% पाया जाता है। क्षोभमंडल का ओजोन वायु को प्रदूषित करता है एवं स्मॉग के निर्माण में मदद करता है, इसलिए क्षोभमंडल का ओजोन हानिकारक माना जाता है। वायुमंडलीय ओजोन का मापन डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा किया जाता है। इसे डॉप्सन यूनिट में व्यक्त किया जाता है। एक डॉप्सन यूनिट शुद्ध ओजोन की मोटाई 0.01 मिलीमीटर के बराबर होता है। ओजोन विघटनकारी पदार्थ में कौन कौन से आएंगे, वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोजन्स, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन, हैलोन। ठीक, ये हो गए आपके ओजोन विघटनकारी पदार्थ, यानी ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ जो हैं। आगे है ओजोन क्षरण हेतु तो जिम्मेदार पदार्थों में सबसे मुख्य क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। एग्जाम में पूछता है कि ओजोन क्षरण के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस कौन सी है, पदार्थ कौन सा है, ये पूछता है, तो आप बताओगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निर्माण क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन से होता है। इसका व्यापारिक नाम फ्रेयान है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर में प्रशीतक के रूप में, आग बुझाने वाले कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है।
आगे हेडिंग है ओजोन परत संरक्षण के उपाय कौन कौन से हैं उसको देखेंगे। टोरंटो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक GW केंट मूर के नेतृत्व में अनुसंधानकर्ता ने वर्ष 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन हैलो का पता लगाया था। ओजोन परत के संरक्षण हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया, जो वर्ष 1989 से प्रभावी रूप से कार्य करने लगा। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो ये भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के तहत विकसित देशों को वर्ष 2000 तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग एवं उत्पादन पूरी तरह प्रतिबंधित करने को कहा गया। रवांडा के किगाली में अक्टूबर 2016 में 197 देशों ने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन श्रेणी के ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया। इसमें वर्ष 2100 तक ग्लोबल वार्मिंग में 0.5 डिग्री सेल्सियस तक कमी करने का लक्ष्य रखा गया है। अब हेडिंग है ओजोन परत संरक्षण या क्षरण के प्रभाव देखेंगे। सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सामान्यतया 3 वर्गों में बांटा जाता है। पहला है अल्ट्रावायलेट ए 315 से 400 nm। उसके बाद अल्ट्रावायलेट बी है वो 280 से 315 nm। और अल्ट्रावायलेट जो है सी वो 100 से 280 nm। ठीक है, तो इसमें भी एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सा सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, अल्ट्रा ए, अल्ट्रा बी, अल्ट्रा सी, अल्ट्रावायलेट सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अल्ट्रावायलेट बी किरणों से प्रभाव, तो इसमें कौन कौन से प्रभाव हैं इसके वो देखेंगे। तो है अत्यंत घातक सनबर्न, मोतियाबिंद, त्वचा कैंसर, जीन परिवर्तन, आनुवांशिक दोष। ओजोन परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश की 93 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। आगे पर्यावरण एवं सतत विकास हेडिंग है, इसमें हम लोग पर्यावरण को देखेंगे। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ से घिरे भौतिक एवं जैविक दशाओं और उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। अब ये हम लोग देखेंगे पर्यावरण से संबंधित जो चार्ट हैं उनको, तो यहाँ पे आप लोग चार्ट से समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए पर्यावरण है, पर्यावरण से लिंक करता है जयमंडल को। जयमंडल के अंतर्गत जो आता है वो हिमनद, झील, नदी, सागर। ठीक है, वैसे ही पर्यावरण से संबंधित है जीव मंडल, तो इसके अंतर्गत आता है पौधे और जंतु आते हैं, यहाँ देखिए। उसके बाद आपका है पर्यावरण से ही स्थलमंडल लिंक करता है, और स्थलमंडल में जो आते हैं वो है आपके पर्वत, मैदान और स्थल। इसी तरह हम वायुमंडल को भी देखेंगे। वायुमंडल में जो है वो क्षोभ मंडल और समताप मंडल है। ठीक, तो ये चार्ट के रूप में यहाँ पे आप लोग देख लिए। अब देखते हैं हम लोग आगे। अब पर्यावरण के जो संघटक हैं उनको देखेंगे, तो इनके संघटक हैं भौतिक या अजैविक, जिसमें स्थल, वायु और जल आएंगे। ऐसे ही सांस्कृतिक हैं, यानी मानव निर्मित जो गतिविधियां हैं वो हैं, और जैविक हैं जो इसमें आते हैं पादप, जंतु एवं सूक्ष्म जीव। अब देखेंगे नया हेडिंग जो है वो पर्यावरणीय प्रदूषण। इसके अंतर्गत देखेंगे प्रदूषण भूमि, वायु तथा जल के भौतिक, रासायनिक अथवा जैव अभिलक्षणों में अनपेक्षित परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। वे पदार्थ जिनसे प्रदूषण फैलता है प्रदूषण कहलाते हैं। अब यहाँ पे आ गया प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के प्रकार में हम सबसे पहले देखेंगे भौतिक गुणों के आधार पे। तो इनके आधार पे देखेंगे तो गैसीय प्रदूषण होता है, धूल प्रदूषण होता है, ताप प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियो सक्रिय प्रदूषण। अब दूसरा आपका है उत्पत्ति के आधार पे। इसके अंतर्गत देखेंगे हम लोग कौन कौन सा आएंगे, तो इसमें आएंगे प्राकृतिक में आएगा ज्वालामुखी का फूटना। मानवोद्भवी जो है इसमें मनुष्य द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, कृषि से उत्पन्न प्रदूषक आएंगे। अब आता है तीसरा पारिस्थितिक तंत्र के आधार पे, तो इसमें भी 2 आएंगे जैव निम्नीकरण। जैव निम्नीकरण में
घर का कूड़ा, पशुओं के मलमूत्र, सीवेज आदि आते हैं। वैसे ही जैव निम्नीकरण रहित में प्लास्टिक, डीडीटी, बेंजीन, हेक्साक्लोराइड आता है। अब आ गया आपका अंतिम पर्यावरणीय भाग के आधार पे। इसमें आपके आएंगे जो वो हैं जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। अब चलते हैं आगे, देखते हैं। हेडिंग है धारणीय विकास या सतत विकास। इसके अंतर्गत जो हम लोग पढ़ेंगे वो है धारणीय विकास। विकास की वह धारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणीय विकास की अवधारणा वर्ष 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में प्रस्तुत की थी। वर्ष 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में घोषित एजेंडा 21 में इसे समर्थन प्रदान किया गया था। एजेंडा 21 में हम लोग देखेंगे क्या क्या है। तो इसमें जैव विविधता का संरक्षण और संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण, पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल, सबको खाद्य जल, स्वच्छ जल और सुरक्षा, विकासशील देशों में गरीबी निवारण और जनसंख्या नियंत्रण। नेक्स्ट है धारणीय या सतत विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक ब्रटलैंड थे। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ ने 17 सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया है जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। आगे है प्राथमिक प्रदूषक। इसके अंतर्गत देखेंगे ये प्रदूषक प्राकृतिक अथवा मानवीय क्रियाकलापों के साथ सीधे वायु में निष्कासित होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, कड़की पदार्थ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब देखते हैं द्वितीयक प्रदूषक। इसका निर्माण विद्युत चुम्बकीय किरणों के प्रभाव के अधीन प्राथमिक प्रदूषकों तथा सामान्य वायुमंडलीय यौगिकों के बीच रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है, जैसे ओजोन, नाइट्रिक अम्ल, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल। तीसरा है वायु प्रदूषण। जब मानवीय या प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल में उपस्थित गैसों के निश्चित अनुपात में अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। आ गया पीएम, पार्टिकुलेट मैटर। 10 माइक्रोन से बड़े आकार वाले कणों को शुद्ध कणकीय पदार्थ या धूल की संज्ञा दी जाती है। फ्लाई ऐश सूक्ष्म पाउडर होता है जो वायु के साथ काफ़ी दूर तक यात्रा करता है। इसका उत्सर्जन मुख्यतः कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से होता है। इसमें सीसा, कोबाल्ट, आर्सेनिक तथा कॉपर जैसे नुकसानदायक पदार्थ होते हैं। इससे श्वसन तंत्र संबंधी रोग होता है तथा प्रकाश संश्लेषण को बाधित करता है। नेक्स्ट है निलंबित कणकीय पदार्थ एसपीएम। इसका आकार 0.1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर होता है। आगे है 10 माइक्रोमीटर से छोटे आकार के कण PM10 श्वसनशील निलंबित कणकीय पदार्थ कहलाते हैं। आगे है 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे आकार के कण श्वसन संबंधी बीमारियां पैदा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडिंग है कार्बन मोनोऑक्साइड। सभी वायु प्रदूषकों के 50% भाग का प्रतिनिधित्व करती है। इसे दमघोटू गैस भी कहते हैं। आगे है मीथेन। मीथेन में हम लोग देखेंगे धान के खेत, कोयले की खदानें एवं घरेलू पशु वातावरण मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं। इसमें बेंजीन है। बेंजीन से रक्त कैंसर होता है। कैडमियम में देखेंगे कैडमियम के कण श्वसन विष की तरह कार्य करते हैं। इटाई रोग भी इसी के कारण होता है। तो एग्जाम में पूछता है इटाई रोग किसके कमी से होता है या किसके कारण होता है, तो आप बताओगे कैडमियम के कारण। ये हृदय संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं एवं रक्तदाब को बढ़ाते हैं। आगे है राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक। इसमें हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री ने 6 अप्रैल 2015 को राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक का शुभारंभ किया था। AQI में 8 प्रदूषकों को सम्मिलित किया गया। कौन कौन से हैं वो? निलंबित धूल कण है, सूक्ष्म धूल कण है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ओजोन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, अमोनिया है और लेड है। आगे वायु गुणवत्ता सूचकांक को 6 श्रेणियों में बांटा गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे उन 6 श्रेणियों को। तो वर्ग है और AQI सीमा है, कलर कोड है। तो अच्छा अगर है तो वो होगा 0 से 50 के बीच और वो उसका जो कलर कोड होगा वो हरा होगा। वैसे ही संतोषजनक जो होगा उसका 51 से 100
होगा और वो हल्का हरा होगा। सामान्य प्रदूषित जो होगा वो 101 से 200 होगा, वो गुलाबी कलर का होगा। और ख़राब में देखेंगे हम लोग तो 201 से 300 होगा, वो पीला हो जाएगा। अति खराब जो होगा वो 301 से 400 के बीच होगा और उसका जो कलर होगा वो लाल होगा। वैसे ही अगर गंभीर है तो वो 401 से 500 के बीच में होगा और उसका जो कलर कोड होगा वो गहरा लाल होगा। अब आगे देखते हैं जल प्रदूषण। हेडिंग है इसमें, जल की गुणवत्ता को कम करने वाले तत्वों को जल प्रदूषक कहते हैं। सामान्य रूप से जल की गुणवत्ता का निर्धारण जैव ऑक्सीजन मांग यानी BOD, रासायनिक ऑक्सीजन मांग COD, घुली ऑक्सीजन DO तथा pH मान के आधार पर किया जाता है। आगे हेडिंग है जैविक ऑक्सीजन मांग यानी BOD। ठीक, इसमें इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता BOD का, तो आप बताओगे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसमें पहला है परीक्षण जल में उपस्थित जैव ऑक्सीकरणीय कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का आकलन करता है। पीने के स्वच्छ जल की BOD की मात्रा 1 ppm से कम होनी चाहिए। सामान्यतया नदियों में BOD का स्तर 40 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए। जल प्रदूषण के कारण हैजा, तपेदिक, पीलिया, अतिसार, मियादी ज्वर, पैरा टाइफाइड, पेचिस आदि रोग होता है। एस्बेस्टस के रेशों से युक्त जल के सेवन से एस्बेस्टोसिस फेफड़े के कैंसर का रूप नामक रोग होता है। पारा युक्त जल पीने से मिनीमाता रोग होता है। पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग तथा कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग होता है। तो पूछता है कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग? इटाई रोग। ठीक है। जल में आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैकफुट नामक रोग तथा सीसा युक्त जल से एनीमिया, सिर दर्द एवं मांसपेशियों में कमजोरी का आभास होता है। आगे है नाक निसंलक्षण फ्लोराइड के प्रदूषण से होता है। तो ये भी पूछ लेता है कि नाक निसंलक्षण जो होता है वो किसके प्रदूषण से होता है? तो फ्लोराइड के प्रदूषण से। अब आ गया नया हेडिंग ध्वनि प्रदूषण। इसमें देखेंगे उच्च तीव्रता वाली ध्वनि अर्थात अवांछित शोर के कारण उत्पन्न अशांति एवं बेचैनी की दशा को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता की मापन इकाई डेसिबल है। ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में हरे पौधों को अधिक रोपित किया जाता है क्योंकि उनमें ध्वनि को अवशोषित करने की क्षमता होती है। इसमें हम लोग देखेंगे जो ध्वनि है और ध्वनि के स्रोत उनको, यहाँ पे 20 डेसिमल है। ठीक, तो इसमें पत्तियों की सरसराहट आएगी। 30 डेसिमल में फुसफुसाहट, 40 डेसिमल में आपका शांत कमरे की ध्वनि, 60 डेसिबल में सामान्य बातचीत, 80 से 85 जो डेसिबल होगा उसमें ट्रक और बसों की आवाज़ आएंगी। 120 dB जो होगा वो जेट इंजन की आवाज़ होगी और 150 डेसिबल जो होगा वो जेट प्लेन की लैंडिंग होगी और 180 जो होगा डेसिबल वो रॉकेट इंजन का होगा। आगे हेडिंग है प्रमुख स्वैच्छिक पर्यावरण एवं मानवाधिकार संगठन। तो संगठन को देखेंगे और स्थापना कब हुई थी और ठीक मुख्यालय इनका कहाँ है, ये सब चीज़ें। तो इसमें पहला हम लोग देखेंगे यूनेप। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी और मुख्यालय जो है नैरोबी केन्या में है। वैसे ही संगठन रेड क्रॉस है, इनका स्थापना 1863 में हुआ था। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ग्रीन पीस का संगठन जो है उनका स्थापना हुआ 1971 में और मुख्यालय जो है इनका एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। वैसे ही एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961 में हुआ था, मुख्यालय लंदन इंग्लैंड में है। वैसे ही WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसकी स्थापना हुई थी 1988 में और इनका जो मुख्यालय है वो है कैम्ब्रिज इंग्लैंड में। उसके बाद ह्यूमन राइट वॉच है, इनकी स्थापना 1978 में हुआ था, मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है। IPCC जो है इनका स्थापना 1988 में हुआ था और मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ट्रैफिक का है, इनकी स्थापना हुई थी 1976 में और मुख्यालय कैम्ब्रिज इंग्लैंड में है। वेटलैंड इंटरनेशनल, इनकी स्थापना 1996 में हुआ था, मुख्यालय नीदरलैंड में है। वैसे ही हम लोग आगे देखेंगे फ्रेंड्स ऑफ अर्थ है, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में और इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। वैसे ही IUCN जो है इनकी स्थापना हुई थी 1948 में और मुख्यालय है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। IUCN का जो फुल फॉर्म है वो इंटरनेशनल यूनियन फॉर
कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका भी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ देता है। चलते हैं देखते हैं आगे क्या है। आगे चार्ट है, चार्ट से बताया है जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग एक परिचय, तो ये दिखाया है। अब इसमें हम लोग देखेंगे जलवायु परिवर्तन। हेडिंग है जलवायु परिवर्तन से तात्पर्य दशकों या उससे अधिक समय में होने वाली जलवायु में दीर्घकालिक परिवर्तनों से है। पृथ्वी का औसत तापमान वर्तमान में लगभग 15 डिग्री सेल्सियस है। भूगर्भीय प्रमाण के अनुसार पूर्व में ये बहुत अधिक या कम रहा है, लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों में जलवायु में अचानक तेज़ी से बदलाव हो रहा है। अब जलवायु परिवर्तन का जो मुख्य कारण है उसको देखेंगे। प्राकृतिक गतिविधियाँ यथा भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट, पृथ्वी का झुकाव, समुद्री तूफान, बाढ़, सूखा, वनस्पति का विनाश आदि। मानवीय गतिविधियों में शहरीकरण, औद्योगिकरण, वनोन्मूलन, खनिज खनन, जनसंख्या वृद्धि तथा निरंतर बढ़ती जनसंख्या के कारण भरण पोषण हेतु अधिकाधिक अन्न उपजाने के लिए रासायनिक कीटनाशकों एवं उर्वरकों का असीमित उपयोग। ख है जलवायु परिवर्तन का प्रभाव क्या है, इसमें देखेंगे। जलवायु परिवर्तन से मानव पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 19वीं सदी के बाद से पृथ्वी की सतह का सकल तापमान 3 से 6 डिग्री तक बढ़ गया है। ये तापमान में वृद्धि के आंकड़े हमें मामूली लग सकते हैं, लेकिन ये आगे चलकर महाविनाश को आकार देंगे, जैसा कि अधोलिखित है। खेती में देखेंगे पहला, बढ़ती जनसंख्या के कारण भोजन की मांग में भी वृद्धि हुई है। इससे प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बनता है। जलवायु में परिवर्तन का सीधा प्रभाव खेती पर पड़ेगा, क्योंकि तापमान, वर्षा आदि में बदलाव आने से खेती की क्षमता, कीटाणु और फैलने वाली बीमारियां अपने समान तरीके से अलग प्रसारित होंगी। भारत में दलहन का उत्पादन कम हो रहा है। अति जलवायु परिवर्तन जैसे तापमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप आने वाले बाढ़ आदि से खेती का नुकसान बढ़ेगा। दूसरा है मौसम, इसमें देखेंगे गर्म मौसम होने से वर्षा का चक्र प्रभावित होता है। इससे बाढ़ या सूखे का खतरा भी हो सकता है। ध्रुवीय ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्र के स्तर में वृद्धि की भी आशंका हो सकती है। पिछले वर्ष के तूफानों व बवंडरों ने अप्रत्यक्ष रूप से इसके संकेत दिए हैं। तीसरा है समुद्र के जल स्तर में वृद्धि। इसमें जलवायु परिवर्तन का एक और प्रमुख कारक है समुद्र के जल स्तर में वृद्धि। समुद्र के गर्म होने, ग्लेशियरों के पिघलने से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाली आधी सदी के भीतर समुद्र के जल स्तर में लगभग आधे मीटर की वृद्धि होगी। समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होने के अनेकानेक दुष्परिणाम सामने आएंगे, जैसे तटीय क्षेत्रों की बर्बादी, जमीन का पानी में डूब जाना, बाढ़, मिट्टी का अपरदन, खारे पानी के दुष्परिणाम आदि। इससे तटीय जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। खेती, पेयजल, मत्स्य पालन व मानव बसाव तहस नहस हो जाएगा। चौथा है स्वास्थ्य, इसमें देखेंगे वैश्विक ताप का मानवीय स्वास्थ्य पर भी सीधा असर होगा। इससे गर्मी से संबंधित बीमारियां, निर्जलीकरण, संक्रामक बीमारियों का प्रसार, कुपोषण और मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव होगा। आगे है जंगल और वन्य जीव, इसके अंतर्गत देखेंगे प्राणी व पशु ये प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले हैं। ये जलवायु परिवर्तन के प्रति काफ़ी संवेदनशील होते हैं। यदि जलवायु में परिवर्तन का ये दौर इसी प्रकार से चलता रहा तो कई जानवर व पौधे समाप्ति की कगार पर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग है जलवायु परिवर्तन को कम करने के उपाय। तो कौन कौन से उपाय हैं उसको एक एक करके देखेंगे। जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी की जाए, प्राकृतिक ऊर्जा के स्रोतों को अपनाया जाए, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पेड़ों को बचाया जाए और अधिक वृक्षारोपण किया जाए। प्लास्टिक जैसे अपघटन में कठिन व असंभव पदार्थ का उपयोग न किया जाए। आगे नेक्स्ट है भविष्य में कितना बढ़ेगा तापमान, हेडिंग है। इसके अंतर्गत देखेंगे 2023 में जलवायु परिवर्तन एक अंतर्राष्ट्रीय समिति ने कंप्यूटर मॉडलिंग के आधार पर संभावित हालात का पूर्वानुमान लगाया था। वर्ष 1850 की तुलना में 21वीं सदी के अंत तक पृथ्वी का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग है जलवायु परिवर्तन का मानव पर प्रभाव। इसमें देखेंगे मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव और बीमारियां, कृषि एवं भोजन सुरक्षा में गुणवत्ता की कमी, प्रदूषित जल एवं जल असुरक्षा, कठोर मौसमी घटनाएं। आगे हेडिंग है जलवायु परिवर्तन में मानव जनित कारक। इसके अंतर्गत देखेंगे संसाधनों का दुरुपयोग, नगरीकरण एवं तीव्र औद्योगिकरण, ईंधन का ह्रास, बड़े पैमाने पर भू उपयोग में बदलाव, वातावरण में CO2 के उत्सर्जन में वृद्धि और समताप मंडल में ओजोन का ह्रास। अब आगे हम लोग देखेंगे इसमें
एक मिनट, इसमें हम लोग इतना ही बस देखेंगे फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में और बचे हुए जो हैं उनको देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को चैप्टर को छोटे छोटे करके कंप्लीट करना है। आशा करते हैं कि आपको ये सब पसंद आएंगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।